हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी ज़ूलॉजी टीचर। लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक टॉपिक रह गया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करी और इनफर्टिलिटी की बात नहीं करी तो ये तो नाइंसाफ़ी है। इनफर्टिलिटी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इनफर्टिलिटी वाले इश्यूज़ को ओवरकम कर सकते हैं। इससे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। और क्योंकि ऑलमोस्ट आपका सिर्फ यही वाला पार्ट रह गया है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ क्वेश्चंस करो, एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, क्योंकि नोट्स आपको मिल रहे हैं, एनसीईआरटी आपके पास है और आपको सिर्फ क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा कर ही रहे हैं, तो आपका प्रिपेयर अच्छे से हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद इनफर्टिलिटी। बच्चों, जब हम लोग इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं, इनफर्टिलिटी यानी कि जब एक कपल है ना, जब एक कपल अनप्रोटेक्टेड कोइटस कर रहा है लेकिन फिर भी एक बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, यानी कि एक कपल जब बेबी प्रोड्यूस ना कर पाए ड्यू टू एनी रीज़न, है ना, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके वजह से वो कपल बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब ये क्या प्रोसेस है अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो, व्हेन अ couple is not able to produce a baby even after unprotected coitus। ठीक है, अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो देयर कुड बी मेनी रीजंस जिसके वजह से ये इनफर्टिलिटी कॉज होती है। ठीक है, बहुत सारे रीजंस में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? कुछ हो सकते हैं बच्चों फिजिकल रीजंस, ठीक है, और कुछ रीजंस हो सकते हैं किसी कॉन्जेनाइटल डिजीज के वजह से इनफर्टिलिटी इशू कॉज हो सकता है, ड्रग्स के वजह से इनफर्टिलिटी इशू कॉज हो सकता है। इसके अलावा कुछ अगर हम लोग बात करें कि इनफर्टिलिटी इशू कॉन्जेनाइटल हो गया, ड्रग्स हो गया, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी इशू कैसे कॉज होता है, तो इसमें हमारा एक जो मेजर फैक्टर आता है दैट इज फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, या अगर वो पर्सन का इम्यूनिटी इज वीक, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि कुछ फिजिकल रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, कुछ कॉन्जेनाइटल डिजीजेस के वजह से, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, कुछ एसटीडीज के वजह से भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकते हैं, कंसीव नहीं कर पाती है फीमेल, ठीक है, स्टिल बर्ड्स हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ज़्यादा इंटेक ऑफ ड्रग से, ड्रग बहुत बुरी चीज़ है, नहीं लेनी चाहिए, बट ज़्यादा इंटेक ऑफ ड्रग से भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। प्लस कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं और कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके वजह से विमेन कंसीव नहीं कर पाती है, या क्या कहते हैं, मेल्स में इतना स्पर्म नहीं बन रहा है, स्पर्म काउंट लो है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उस चीज़ के वजह से भी इनफर्टिलिटी इश्यूज कॉज हो सकते हैं। इनफैक्ट हमने एक डिजीज पढ़ी, एक चीज़ हमने पढ़ी थी, क्रिप्टोर्किडिज्म, दैट इज अनडिसेंडेड टेस्टिस। उस केस में भी क्या हो जाता है, इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि टेस्टिस नहीं आई है स्क्रोटम में, टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आई है तो स्पर्म नहीं बन रहा है। अब स्पर्म नहीं बनेगा तो फर्टाइल करने के लिए कहाँ जाएगा, कि कौन करेगा ओवा को फर्टाइल, है ना। तो ये सारे केसेस हो सकते हैं जहां पर ये इनफर्टिलिटी इश्यूज कॉज हो सकते हैं।
अब ये जो इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं बच्चों, अगर हम लोग इन जनरल स्पेसिफिक रीजंस की बात करें तो एक तो हमने अभी पढ़ा कि लो स्पर्म काउंट, ठीक है, इस केस में हो सकता है कि स्पर्म पहुंच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। मोटिलिटी इशू, मोटिलिटी या फिर मॉर्फोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं इन केस ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। या फिर हम लोग का एक जो मेजर फैक्टर हो सकता है कि यूट्रस का एनवायरनमेंट जहां पर ब्लास्टोसिस्ट को एम्बेड होना चाहिए है, मतलब जहां पर वो ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड होगा, जहां वो इम्प्लांटेशन होगी, वहां पर यूट्रस का एनवायरनमेंट इज नॉट सूटेबल। क्या है? सूटेबल नहीं है। अगर एनवायरनमेंट वो नहीं मिलेगा जिस केसेस में इम्प्लांटेशन होती है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी। या क्या हो सकता है, एम्पुला में क्या होता है, एम्पुला में हो रही है फर्टिलाइजेशन, और अगर एम्पुला का भी एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है तो वहां पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो ये सारे कुछ केसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी इशू आ सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा कुछ डिजीजेस जैसे कि पीसीओएस, सुना होगा है ना, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ओवर रिलीज नहीं हो रहा है। ओवर नहीं रिलीज होगा तो किसको फर्टाइल करेगा, है ना, कहाँ स्पर्म आके फ्यूज करेगा जब ओवा ही नहीं है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम रहेगा। इसके अलावा कि एक हेल्दी ओवम या हेल्दी स्पर्म नहीं आ रहा है टू गेट फर्टाइल। हेल्दी स्पर्म नहीं है या हेल्दी ओवा नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, है ना। बहुत रेयर चांसेस हो जाएंगे फिर फर्टिलाइजेशन के। तो ये क्या है, ये सारी चीजें हैं इनफर्टिलिटी। ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी कैन बी क्योर्ड, स्टेरिलिटी क्योर नहीं हो सकती। स्टेराइल, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था म्यूल, है ना। म्यूल क्या है, एक हॉर्स और डोंकी का फ्यूज करके हमने म्यूल बनाया, तो म्यूल्स आर स्टेराइल, यानी कि वो कभी फर्टिलिटी शो ही नहीं कर सकते, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो स्टेरिलिटी ठीक नहीं हो सकती, बट इनफर्टिलिटी ठीक हो सकती है। अभी इसी इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए क्या बनाया गया, कुछ टेक्निक्स डिस्कवर करी गई जिनको हम लोगों ने बोला असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इन्हीं इनफर्टिलिटी वाले इश्यूज को ठीक करने के लिए कुछ टेक्निक्स डेवलप करी गई जिनको हमने बोला असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब बच्चों इन सारी ARTs को हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वो टेक्निक्स हैं, these are the techniques which help to overcome infertility issues। ठीक है, ये वो टेक्निक्स है जो इनफर्टिलिटी इश्यूज को ओवरकम करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जिन डिजीजेस के बारे में डिजीजेस नहीं, पिछले लेक्चर में डिजीजेस पढ़ाया था तो वही मुंह पे है, डिजीजेस नहीं, जिन ARTs, जिन टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों IVF के बारे में। IVF क्या है? IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट क्या है? IVF। सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हम लोग पढ़ेंगे जिफ्ट के बारे में। जिफ्ट क्या है? एक मिनट। जाइगोट
इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं IUT के बारे में। एंड IUT क्या है? IUT इज इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। IUT क्या है? इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इसके अलावा बच्चों हम लोग पढ़ेंगे गिफ्ट के बारे में, है ना। ये वो गिफ्ट नहीं है जो आप अपने फ्रेंड को या क्लोज फ्रेंड को दे रहे हो, है ना। गिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। गिफ्ट क्या है? गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अब फोर्थ हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हम लोग पढ़ने वाले हैं ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। ठीक है, अब फोर्थ जो टेक्निक, अच्छा 4 हम लोगों ने कर ली है बच्चों। जो फिफ्थ टेक्निक रहेगी जो हमें पढ़नी है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या है? आर्टिफिशियल। फिफ्थ इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो हमें कवर करनी है ये 5 टेक्निक्स। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद IVF, क्योंकि IVF बहुत कॉमन है और आप सबने सुना होगा IVF के बारे में। अगर IVF नहीं सुना है तो आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज बिल्कुल सुना होगा। और अगर नहीं सुना तो बच्चों क्या कर रहे हो, है ना। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो सुनना चाहिए, है ना, सुना होना चाहिए। बहुत सारे आज अब तो सेंटर्स भी खुल गए हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के, है ना। बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी बनाए जा रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर। अब IVF में क्या हो रहा है? इन विट्रो क्या होता है? इन विट्रो यानी कि बॉडी से बाहर। जब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो हम लोग उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब वो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है? वो फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसके दूसरे नाम में खुद बता रहा है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो यानी कि क्या मैं कह सकती हूं? IVF इज जब फर्टिलाइजेशन हो, कहां पर? बॉडी के बाहर। किसके अंदर? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो क्या मैं कह सकती हूं कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है? बट अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, अब वो जो बेबी है, वो जो एम्ब्रियो है, वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो डेवलप नहीं कर सकता। तो ये डेवलप कहाँ करेगा बच्चों? डेवलप ये यूट्रस के अंदर ही करेगा। लेकिन क्या किया जाएगा? इसको कुछ टाइम तक बाहर IVF में या टेस्ट ट्यूब में क्या करा जाएगा? थोड़ा ग्रो कराया जाएगा और उसके बाद इसको यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। तो अगर हम लोग इसके स्टेप्स देखें तो पहला स्टेप क्या है? सेम कलर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि हमने स्पर्म लिया। स्पर्म खुद पेरेंट, मेल पेरेंट का भी हो सकता है या फिर डोनर का भी हो सकता है। ठीक है, इस स्पर्म को हमने बाहर निकाला। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बाहर निकाला? हमने निकाला ओवा। ठीक है, अब इनको हमने कहां पर? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करा? फर्टिलाइज करा, फर्टिलाइज करवाया। फर्टिलाइजेशन के लिए हम उस टेस्ट ट्यूब में वो सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस डालते हैं जो आपके फेलोपियन ट्यूब में होती है, क्योंकि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। की क्या मीडियम था, कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, ये सारी चीज हम लोग चेक करके वहां पर फर्टिलाइज करते हैं। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो मैंने क्या बोला था? तुरंत नहीं डालेंगे यूट्रस के अंदर, है ना। हम लोग क्या करते हैं बच्चों? फर्टिलाइज करने के बाद अप टू 32 ब्लास्टोम्योर्स
32 सेल स्टेज, क्योंकि उन सेल्स को जो डिवाइड हो रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। तो अप टू 32 ब्लास्टोमेयर स्टेज, यानी कि कौन सी स्टेज है, पढ़ा था हमने उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज तक हम लोग इसको ग्रो करते हैं आउटसाइड द बॉडी। अब जैसे ही ये 32 ब्लास्टोमेयर वाली स्टेज पे आएगा बच्चों, वैसे ही हम इसको इम्प्लांट कर देंगे किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसको इम्प्लांट कर दिया है, यानी कि इम्प्लांटेशन हो गई है, फिर कुछ दिन बाद क्या करा जाता है, चेक किया जाता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी, है ना। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, मैंने बोला था भूलना नहीं है, इम्प्लांटेशन विल लीड टू प्रेगनेंसी। तो कुछ टाइम बाद चेक किया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तो यानी कि आईवीएफ में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है, फिर ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज पे आके एम्बेड कर दिया जा रहा है। एम्बेड करने के बाद क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। अब ये जो एम्बेड किया जा रहा है, अब ये जो एम्बेड किया जा रहा है, ध्यान से सुनना, या तो ये मदर में ही किया जाएगा। अगर मदर की यूट्रस इज हेल्दी और कंसीव कर सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मदर की यूट्रस में, तो क्या उसको मदर में डाला एम्बेड किया जाएगा, किसको, ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट किया जाएगा, या फिर इसको इम्प्लांट किया जाता है सरोगेट मदर में। सरोगेट मदर, अच्छा, परफेक्ट एग्जाम्पल जो आपको याद भी रहा होगा, अभी मूवी आई थी कृति सेनन की मिमी, उसमें उसने किसी और का बेबी अपने अंदर इम्प्लांट कराया था, अपनी यूट्रस में इम्प्लांट कराया था। तो जब ओवा किसी और का है, किसी और का स्पर्म है, और कोई और अदर फीमेल के अंदर ये इम्प्लांटेशन और आगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरोगेट मदर, ठीक है। तो ये एक टेक्निक भी है। ये टेक्निक कब यूज की जाती है, जब मदर, जो बायोलॉजिकल मदर होती है, वो क्या नहीं कर पाती, वो कंसीव नहीं कर पा रही है। कंसीव एज एन कि उसकी यूट्रस की कंडीशन ठीक नहीं है कि जिसके वजह से वहां पर एक एम्ब्रियो ग्रो कर पाए। तो वहां पर इन सारे केसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग सरोगेट मदर यूज करते हैं। तो क्या आपको आईवीएफ समझ आ गया? बहुत इजी है यार, स्पर्म निकाला, ओवा निकाला, टेस्ट ट्यूब में डाला, फर्टिलाइज करवाया, फर्टिलाइज करा के ग्रो करवाया 32 ब्लास्टोमेयर्स तक। अब ब्लास्टोमेयर्स तक ग्रो करा लिया, उनको इम्प्लांट कराया है किसमें, यूट्रस के अंदर, और फिर उसको आगे ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब जब हम लोगों ने बोल दिया है कि जाइगोट को हम लोग क्या कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, खुद बता रहा है ना, ये फुल फॉर्म खुद बता रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, या फिर हम लोग बोलते हैं ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें भी क्या किया हमने, स्पर्म लिया और ओवा लिया, इनको फ्यूज कराया आउटसाइड दी बॉडी, ठीक है, आउटसाइड दी बॉडी अगर हमने इनको फ्यूज कराया, यानी कि ये अभी भी इन विट्रो मेथड की बात कर रही हूं। अब इसको फ्यूज करा लिया तो जाइगोट बना, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा क्या बना रहा है, जाइगोट बनाता है। अब जैसे ही बच्चों जाइगोट बना, इस जाइगोट को कहां पर ट्रांसफर कर दिया, फेलोपियन ट्यूब में। अब एक बात बताओ, पिछला वाला तो हमने यूट्रस में ट्रांसफर किया था, ये जाइगोट को हम लोगों ने फेलोपियन ट्यूब में क्यों ट्रांसफर करा है? सोचो क्यों ट्रांसफर करा है? क्योंकि बच्चों अभी जाइगोट में बहुत सारी क्लीवेजेस होंगी, ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज पे आएगा, और जब ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज पे आएगा फिर क्या किया जाएगा, तब हम लोग इसको इम्प्लांट करते हैं यूट्रस के अंदर, है ना। उससे पहले फेलोपियन ट्यूब में ही डालना पड़ेगा, क्योंकि जाइगोट को आगे और काम करना है, डिविजन्स करनी है, क्लीवेजेस करनी है, ठीक है। या तो हम लोग जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, कब तक, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स तक हम लोग को कहां डालना है, फेलोपियन ट्यूब में डालना है। अब जैसे ही अबव 8 ब्लास्टोमेयर वाला एम्ब्रियो हुआ,
अगर अबव 8 ब्लास्टोमेयर्स वाला एम्ब्रियो हुआ तो हमें कहां पर ट्रांसफर करना है, हमें ट्रांसफर करना है बच्चों इसको यूट्रस में। इसको एम्बेड नहीं कराना है, ध्यान रखना है, एम्बेड नहीं कराना है, यूट्रस में ट्रांसफर करना है इसको। और इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर। ठीक है, अबव 8 ब्लास्टोमेयर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर, या हम लोग इसको बोल सकते हैं इंट्रा यूटरीन ट्रांसफर। ठीक है, क्लियर है। तो जिफ्ट में क्या हुआ पता लगा, जिफ्ट में हम लोगों ने जाइगोट ट्रांसफर कराया फेलोपियन ट्यूब में। अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ऊपर वाला एम्ब्रियो तो हमने बस यूट्रस में डाल दिया है, एम्बेड नहीं करा है। एम्बेड करेंगे तो वो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगी। एम्बेड नहीं करवाया, बस यूट्रस में उसको इंजेक्ट कर दिया है। ठीक है, उसको यूट्रस में डाल दिया है। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज बच्चों गिफ्ट। गिफ्ट क्या है, गिफ्ट इज बच्चों गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब इस गिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, हमने गैमीट लिया, हमने स्पर्म लिया, हमने ओवा लिया। ठीक है, इनको पेट्री डिश में आउटसाइड दी बॉडी पेट्री डिश में हमने कंबाइन कर दिया, फ्यूज नहीं कराया है, कंबाइन कराया है, यानी कि एक साथ डाल दिया है। फिर इस कॉम्बिनेशन को, जो अभी फ्यूजन नहीं हुई है, इस कॉम्बिनेशन को कहां डाल दिया है, फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया है। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन कॉम्बाइन किया था, एक साथ सारी चीजें मिक्स करके रख दी थी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है बाहर, कॉम्बिनेशन को कहां डाल दिया है, हमने फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया है। तो फर्टिलाइजेशन कहां होगी, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगी। अब अगर फर्टिलाइजेशन अंदर हो रही है बच्चों, तो ये इन विट्रो हुआ या इन वीवो हुआ, तो बच्चों ये हुआ आपका इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो यानी कि जब बॉडी के अंदर क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, और ये जो ट्रांसफर होता है ना फेलोपियन ट्यूब में, ये जो ट्रांसफर हो रहा है फेलोपियन ट्यूब में इस कॉम्बिनेशन का, ये होता है लेप्रोस्कोपी से। एक सर्जिकल मेथड है जिसका नाम है लेप्रोस्कोपी, उसके साथ ये हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर किस मेथड है, लेप्रोस्कोपी के मेथड से हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब जब हम लोग बात करते हैं बच्चों की, जब हम लोग गिफ्ट की बात करते हैं, तो गिफ्ट में क्या होना चाहिए, कुछ कंडीशंस जो हमें बहुत जरूरी होती है, वो ये होती है बच्चों की, एक तो विमेन की फेलोपियन ट्यूब, एटलीस्ट एक फेलोपियन ट्यूब क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फेलोपियन ट्यूब में। यानी कि क्या होना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब शुड बी इन गुड कंडीशन। यानी कि गुड कंडीशन से मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन के लिए जितने भी फैक्टर्स वो सारे फैक्टर, अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस वजह से फेलोपियन ट्यूब क्या होनी चाहिए, ठीक कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है, अब ये किस केसेस में किया जाता है, ये किस केसेस में किया जाता है, ये बच्चों उन केसेस में किया जाता है जब कई बार जैसे पीसीओएस में बताया कि फर्टिलाइजेशन ओवा हर मंथ रिलीज नहीं हो रहा है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसकी वजह से हर महीने नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में जब एक फीमेल हर मंथ एक ओवा रिलीज नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, बट उस विमेन की यूट्रस और उसकी फेलोपियन ट्यूब हेल्दी है टू कंसीव अ बेबी, तो उस
कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गिफ्ट वाला प्रोसीजर करते हैं, यानी कि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हम लोग करते हैं। ठीक है, अब क्या कोई मुझे बताएगा कि जिफ्ट और गिफ्ट में क्या डिफरेंस है? जिफ्ट और गिफ्ट में क्या डिफरेंस है? बताओ, सोचो क्या डिफरेंस है। तो बच्चों डिफरेंस ये है कि गिफ्ट में हम लोग फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। गिफ्ट में फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है। लेकिन जिफ्ट में हम लोग फर्टिलाइजेशन को ऑब्जर्व करते हैं। जाइगोट बनने के बाद ही उसे कहाँ डाला जाता है? फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट किया जाता है। तो क्या डिफरेंस पता चला कि गिफ्ट में फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व नहीं हो रही है और फर्टिलाइजेशन कहाँ करी जा रही है? फर्टिलाइजेशन हो रही है फेलोपियन ट्यूब में इन केस ऑफ गिफ्ट। वहीं पर जिफ्ट में फर्टिलाइजेशन को ऑब्जर्व करके जाइगोट को ही कहाँ करा जा रहा है? ट्रांसफर करा जा रहा है। किसके अंदर? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है? इसमें स्पर्म्स को, इस प्रोसेस में क्या किया जा रहा है? इसमें स्पर्म्स को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा रहा है इनटू द ओवम। ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज एंड लास्ट टेक्निक इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब बच्चों, जब हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं ना, तो ये उन केसेस में किया जाता है जब क्या है? जब स्पर्म काउंट इज लेस। जब क्या है? स्पर्म काउंट काफी लेस है, यानी कि इतने स्पर्म फॉर्म नहीं हो रहे हैं जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है कि विमेन की वजाइना में या फिर यूट्रस में क्या किया जाता है? स्पर्म्स को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। अब ये स्पर्म किससे लिए जाते हैं? ये स्पर्म लिए जाते हैं बच्चों हेल्दी डोनर से, ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। अब जब स्पर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है, कहां पर? आपका इंजेक्ट किया जा रहा है किसके अंदर? यूट्रस में इंजेक्ट करा जाता है या फिर वजाइना में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि स्पर्म, क्योंकि हेल्दी डोनर से स्पर्म लिए हैं तो स्पर्म भी क्या होंगे? स्पर्म भी हेल्दी होंगे, यानी कि स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी दोनों ही सही है। ठीक है, अब जब दोनों चीज सही है तो फर्टिलाइजेशन तो खुद कर लेगा ना। आपने बस स्पर्म क्या करा? इंजेक्ट कर दिया, इंसेमिनेट कर दिया विमेन की वजाइना या फिर यूट्रस में। अब जैसे ही आपने ये इंसेमिनेट किया, वैसे ही क्या करा? फिर वो स्पर्म जाएगा ओवा के पास और फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर यूट्रस में हो रहा है, हम लोग इसको और एक और चीज से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। अब बच्चों, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि आपको किसी टेक्निक को एक्सप्लेन करके दे दिया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाता है कि एक बात बताओ कि ये इन विट्रो पे काउंट होगा या इन वीवो में काउंट होगा, है ना? इसमें या एक क्वेश्चन ऐसे हो गए कि इन विट्रो है या इन वीवो, आपको प्रोसेस बताना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है बच्चों? सेकेंड होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
आपको एक कंडीशन दे दी है ना, किसी कपल की रिप्रोडक्टिव कंडीशन दे दी कि विमेन कंसीव कर सकती है बट एग रिलीज नहीं हो रहा है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके अलावा स्पर्म काउंट लेस है, अगर स्पर्म काउंट लेस है तो आप कौन सा इनफर्टिलिटी ओवरकम करने वाला या एआरटी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करोगे आप, ये हो सकता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन की ओवा रिलीज हो रहा है, ठीक है, ओवा रिलीज हो रहा है बट हेल्दी ओवा नहीं है ना, हेल्दी ओवा नहीं है तो भी हम लोग आईवीएफ यूज कर सकते हैं। तो ये सारे तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, आपसे बोर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट दे दी कि इसको आप एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सही बोला गया है या नहीं बोला गया। और नीट और सीयूईटी वाले एग्जाम से बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, अब ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैम ने बोला था कि इन सारी चीजों को पढ़ाने का मोटिव है, इनफर्टिलिटी को पढ़ाने का मोटिव बच्चों ये है कि इंडिया में ये समझा जाता है, जैसे कि पहला मिथ क्या था कि सेक्स ऑफ द बेबी डिपेंड्स ऑन द मदर, ये मिथ था, ऐसा नहीं है। फादर के क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। अब फादर के भी हाथ में नहीं है ना, बस में नहीं है कि वो कौन सा क्रोमोसोम जाएगा, बट फादर के क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा मिथ ये है कि अगर किसी विमेन के बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है, वो बेबी नहीं हो पा रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो विमेन को ही बोला जाता है कि इसमें कोई कमी होगी, है ना, हमेशा यही बोला जाता है कि इसमें कोई कमी होगी इसलिए बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। बट मेजॉरिटी केसेस में, मेजॉरिटी बोलो या बहुत सारे केसेस में क्या होता है, मेल के स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम्स होती हैं, मेल्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी एक में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ विमेन की वजह से हो रही है। तो इन सारे मिथ को आपके दिमाग से निकालने के लिए ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब एक चीज जो आपको याद रखनी है कि ये जो पहली टेक्निक है, कौन से साइंटिस्ट थे, तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो आईवीएफ वाले पेज पे ही लिख लेते हैं, ये रहा। तो आईवीएफ बच्चों सबसे पहले किसने किया था? स्टेप्टो, डॉक्टर स्टेप्टो, एडवर्ड और बेविस्टर, इन तीनों ने मिलके सबसे पहले क्या किया था? आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया था। और जो पहला बेबी प्रोड्यूस हुआ था का नाम था लूसी जॉय ब्राउन। जो पहला फर्स्ट बेबी जो आईवीएफ के थ्रू प्रोड्यूस हुआ था उसका नाम है लूसी जॉय ब्राउन। और कब हुआ था? सोचो कितना पहले आईवीएफ आया था, कब हुआ था? फर्स्ट बेबी वाज बोर्न ऑन 25th of July in 1978। कब बॉर्न हुआ था? फर्स्ट बेबी यूजिंग आईवीएफ वाज बोर्न ऑन July 25th 1978। और कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम याद रखना यार, भूलने नहीं है। ठीक है, और फर्स्ट बेबी का नाम भी आप याद रख सकते हो चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में कवर करी। क्या क्या करना है? ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर कर लिया है, क्योंकि चैप्टर हो गया है खत्म। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर ये हम लोगों ने करा है, दैट इज इनफर्टिलिटी वाला। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इनफर्टिलिटी क्या है और कि क्या क्या रीजंस ऐसे हो सकते हैं जिनके वजह से क्या हो रही है, जिसके वजह से आपका इनफर्टिलिटी वाले केसेस आप देख सकते हैं। ठीक है, अब फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इस इनफर्टिलिटी को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज है जिनसे इनको ओवरकम किया जा सकता है। तो हमने पढ़ा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में, जहां हमने देखा आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, आईसीएसआई और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ा।
फिर हम लोगों ने क्या करा है, इनको इंडिविजुअली देखा है, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ा, किसने सबसे पहले ये टेस्ट ट्यूब बेबी दी है ना, किसने सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस करा, उन तीनों डॉक्टर्स का नाम, तीनों का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बाकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है खत्म। अब आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस में क्या क्या, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। तो आपको अब एक मिनट क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के बाद आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे हों, अगर ये चैप्टर अच्छे समझ आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आई होप आप हमसे बने रहें। तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।